Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. तो नया सेक्शन शुरू किया जाए। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों का एफटी कैसा हुआ? हम्म। हेलो, एफटी कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। हाँ? ठीक ठाक था सर। सर इस बार थोड़ा सा खराब गया। खराब गया? यस सर। क्यों? सर मोटिवेट होता। हम्म। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, हर्ष की आ रही है आवाज। ठीक ठाक था सर। पेपर तो देखा मैंने, ठीक ही ठाक था। बहुत मुश्किल तो नहीं था, बहुत सिंपल था। गणेश Sir, कैसा हुआ? chemistry का syllabus कम हम्म। गणेश कैसा हुआ? तुम्हारा कैसा हुआ है देवेश? सर केमिस्ट्री में कम आए। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था ना। फिजिक्स में 50। आए तो 60 मारना चाहिए था। कौन सा सवाल छूट गया, गड़बड़ हो गया? सर वो स्टेडी दो स्टेट वाले। स्टेडी स्टेट वाले। मैंने क्लास में पूछे थे ना आपको वो। और गणेश तुम्हारा? सर खराब गया सर। खराब हो गया? हाँ सर। क्यों? क्या दिक्कत लगी? सर्किट वाले सवाल नहीं हो पाए। हो ही नहीं पाए? नहीं सर वो इतना टाइम ले लिया उन्होंने और केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट नहीं था तो मैथ में टाइम बचा ही नहीं। मैक्सिमम टाइम निकल गया और कई क्वेश्चन हुए। अरे भाई, प्रैक्टिस तो नहीं हुई कितनी ज्यादा। बार बोला ना कि आप पहले तो अपना जो है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करिए। अभी से टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो फाइनल एग्जाम में फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? एकाएक नहीं आता टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको किस पर्टिकुलर पार्ट को कितना टाइम देना है, वो चीज पहले से सोच के रखिए। थोड़ा बहुत 19-20 उसमें इधर उधर चलेगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो टाइम सही टाइम को अगर अपना जो है वो पहले तो सोच लीजिए कि मैं इस पेपर को कैसे करने वाला हूँ, कौन सा ऑर्डर में करेंगे, किसको कितना टाइम देना है। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है ना। ये बात अलग है कि केमिस्ट्री से जनरली टाइम मिल बच जाता है, बट चूंकि ये फेज टेस्ट है तो हो सकता है कभी किसी पर्टिकुलर केमिस्ट्री में भी वो चैप्टर चल रहा हो जिसका जो है वो थोड़ा लेंदी आता बनती है वर्किंग। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को पहले से सोच के और फिर आप टेस्ट में अपीयर होइए। हाँ, और इंस्टेंटली पेपर देखने के साथ इंस्टेंटली भी आप कुछ टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं ना। पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट को आपने टाइम एकदम से जो है वो 10 मिनट या 15 मिनट दे दिया। ठीक है? टाइम जिसमें से बच सकता है उसी को बचाइए, छोड़िए नहीं। है ना? ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखते हुए आइंदा से आगे से पेपर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट टाइम के साथ जो है वो सही होता है। तो फोकस करिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर चले। है ना? ठीक है।
और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको बहुत परेशान किया हो, नहीं बन पाया हो, तो उसको कहिए तो डिस्कस कर लें और नया चैप्टर शुरू करें। या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको परेशान किया है तो उसको डिस्कस करूं, या फिर जो है नया चैप्टर शुरू करूं। हरकीरत कौर, नया चैप्टर शुरू करूं। यस सर। चलिए, यस सर। तो मैग्नेटिज्म की शुरुआत करनी है हम लोगों को। और पीछे में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट की शुरुआत किए थे तो वहीं पे आपको बताया गया था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, मूविंग है, तो दैट पर्टिकुलर चार्ज इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसको आप लॉरेंज फोर्स कहते हो, और जिसको लिखा जाता है क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी से ना। जिसमें से ये जो पहला वाला पार्ट है, इसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरे वाले को आप बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई भी चार्ज पार्टिकल तभी एक्सपीरियंस करेगा जब चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा, और जहां पे मूविंग होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी यहाँ पे जो है इसको आप बोलते हैं इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है। और भी जो है हमारे उस चार्ज पार्टिकल का जो है वो वेलोसिटी है, जिसका चार्ज क्यू है। अभी हम लोग सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो जनरेट कैसे होती है, और किस केस में कैसे हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन का जो बेसिक तरीका है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है ना। जहां कहीं भी चार्ज मूविंग होता है, वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है ना भाई। लेकिन अगर चार्ज यस मूविंग सर। है तो वो अपने आसपास के सबर्बिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन के लिए जरूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इफेक्टिवली होना चाहिए। ठीक है ना। तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जरूरी नहीं है कि सर्टेन वहां पे इफेक्टिव चार्ज हो। नेट चार्ज जीरो भी हो, लेकिन अगर चार्ज मूविंग है देन देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप किसी वायर में करंट फ्लो करा रहे हो, है ना, तो आपको मालूम है कि अगर वायर का कोई भी टुकड़ा लोगे तो उस टुकड़े में जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी जीरो, है ना भाई। यस सर। नेट चार्ज उसमें जीरो होगा। तो नेट चार्ज नहीं है तो दिस पर्टिकुलर वायर इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन चूंकि इस वायर में जो करंट है उसका कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। तो चार्ज मूविंग है तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जनरेट करेगा। क्लियर है बात। यस सर। यस। हाँ, तो एक पॉइंट तो पहले ये नोट कर लो, वेन एवर देयर इज ए चार्ज विच इज मूविंग, whenever there is a charge which is moving,
it generates electric field as well as magnetic field in its suburban region. It generates electric field and magnetic field in its suburban region. सर इन एड्स के बाद क्या है? It generates electric field and magnetic field in its suburban region. In its nearby region लिख लो. Suburban का मतलब nearby region, आसपास के region में. Suburban region. यस सर. If there is no any net charge in a region, but if there is no any net charge in a region, but charge is moving just like electric current in a wire, electric current in a metallic wire, just like electric current in a metallic wire, then सर एक बार repeat कर दीजिए. if there is no net charge in a region, but charge is moving just like electric current in a wire, then it generate then it generate magnetic field when it generate magnetic field in nearby region. अब कोई चार्ज है, मान लो कि Q है, और वो कहीं पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है? तो इस चार्ज के द्वारा किसी पोजीशन r पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसको लिखने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r डिवीजन में r क्यूब. ठीक है? If a charge q is moving with a velocity v, then at position r, the magnetic field is given by mu naught upon 4 pi q v cross r by r cube. जहाँ पे ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये है 10 to the power minus का 7 इन SI यूनिट. SI यूनिट में इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 10 to the power minus का 7 है. और म्यू नॉट को आप बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. चार्ज को इस फॉर्मूले में आपको विथ नेचर प्लेस करना है.
और आर जो है वो चार्ज को ओरिजिन मानते हुए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है ना। R is the position vector of the point at which we are going to calculate the magnetic field due to the charge, moving charge. क्लियर है बात भाई? जैसे यस सर। मान जैसे कि मान लो कि ये जो चार्ज है वो हमारे इस स्क्रीन के प्लेन में v वेलोसिटी से दिखाए गए डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव है, और जो पॉइंट है वो भी हमारा इसी स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द चार्ज, जो कि इस स्क्रीन के प्लेन में है, तो v क्रॉस r का अगर डायरेक्शन देखोगे तो क्या मिलेगा भाई? v क्रॉस r का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू क्या? स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन टुवर्ड्स यू, ठीक है। यस। और अगर ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा का है, तो जो ये फील्ड जनरेटेड होगी एट दैट लोकेशन एट दिस टाइम, नेचुरल है कि चार्ज जैसे जैसे अपनी पोजीशन बदलता जाएगा वैसे वैसे वेक्टर आर तो चेंज होता जाएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। तो जिस समय पे ये फिगर ड्रॉ किया गया है उसी समय पे फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं। अलग अलग समय पे जो फील्ड होगा एट दिस लोकेशन दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, Q इंटू वी क्रॉस आर, ये लिखा जाएगा V इंटू आर साइन थीटा से मैग्नीट्यूड यस सर। डिवीजन में आर क्यूब। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से, ठीक है ना। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मूविंग चार्ज at the shown time at the location P, and the direction of magnetic field will be perpendicular to the screen and towards you, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरीके से मान लो कि ये चार्ज है, निगेटिव का Q है, और ये इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। और हमको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो कि हम आर के रूप में मेंशन किए हैं, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एंगल दिस वन इज थीटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन होगा उसको लिखने का फिर से जो है हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह पे माइनस का क्यू विथ साइन रखना है भाई चार्ज को, वी क्रॉस आर डिवीजन में आर क्यूब से लिखोगे, ठीक है ना। तो v क्रॉस r का जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड अवे फ्रॉम यू, यस यस सर। सर। तो जो निगेटिव आया है यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड यहाँ पे जो हो जाएगा वो भी बाहर की तरफ हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, यस सर। ठीक है। अगर चार्ज निगेटिव है तो, अगर यही पॉजिटिव होता तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होता फील्ड का एट दिस लोकेशन, बट अगर चार्ज निगेटिव है तो उसकी वजह से जो इस पॉइंट पे फील्ड होगी उसका डायरेक्शन होगा स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ। और अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड इसका पूछता है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी साइन थीटा, और एक आर ऊपर नीचे से कट जाएगा तो आर स्क्वायर। दिस विल बी द फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट आर, ठीक है ना। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड टुवर्ड्स यू। क्लियर है बात? यस सर। यस सर।
तो ये तो हो गया, कोई भी नीचे अगर वाले में माइनस साइन है, नीचे वाले में माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, तो वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, नॉट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड यस लिखा सर। हूँ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यस मैग्नेटिक फील्ड ये आपने लिखा है। और डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन, v क्रॉस r का डायरेक्शन देखना है, चार्ज पॉजिटिव है तो v क्रॉस r के डायरेक्शन में हो जाएगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो v क्रॉस r के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड हो जाएगी। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो आप सबको ध्यान में होगा या रखना है। टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला ना, जिसको आप टी से जनरली दिखाते हो ना, टेस्ला, या इसी को आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हो। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट के रूप में आप इसको यूज करेंगे। वेबर जो है वो बेसिकली जो है वो एसआई यूनिट है फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो वेबर यस पर सर। मीटर स्क्वायर जो है वो टेस्ला है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, या टेस्ला भी आप यूज करेंगे, ठीक है। यस सर। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ जो है वो बेसिकली किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी एलिमेंटल पार्ट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का लॉ है। ऑल्दो ये लॉ तो आपका एक्सपेरिमेंटल है, बट यू अगर आप चाहो तो इट कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल लॉ, जो ये बेसिक एक्सपेरिमेंटल लॉ आपको बताया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाई r क्यू, किसी चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड को जज करने का, है ना। अगर ये आप चाहो तो इसको यूज करके बायोट सेवर्ट लॉ को आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। बट है ये लॉ आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। जो जो कि क्या कहता है कि किसी भी करंट करेंगे एलिमेंट की वजह से, मान लो कि ये हमारा एक वायर है, ठीक है ना, और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, आई की फ्लो कर रही है, और दिखाए गए डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि इधर इंड ए से इंड बी की तरफ इसमें करंट जा रही है, ठीक है। और इसके किसी एक छोटे से एलिमेंटल पार्ट की वजह से हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो एलिमेंटल पार्ट ऑफ द वायर है, उसके वजह से हम इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि उस एलिमेंटल पार्ट को आप वेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज करो, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट एलिमेंट शुड बी करेस्पॉन्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट वायर, ठीक है। ये जो डीएल वेक्टर हमने दिखाया है उसका करंट के करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि करंट ए से बी की तरफ है तो डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन ए से बी की तरफ वाला ही लेना है ना, वायर के अलाउ, और ए से बी की तरफ का। और अगर बी से ए को करंट होगी तो डायरेक्शन जो डीएल वेक्टर का होगा वो हमारा बी से ए के
डायरेक्शन में होगा अलोंग द वायर। ओके। यस यस सर। सर। और उस पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर अगर आपने दिखाया है विथ ओरिजिन एट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट आर के द्वारा। आर वेक्टर क्या है? एलिमेंट को ओरिजिन बना के पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है। लेट द एंगल इज थीटा। तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवीजन में r क्यूब से। ठीक है। दिस इज द magnetic field due to an elemental part of current carrying conductor। इसमें जो ध्यान रखना है वो इस बात का कि dl जो है वो एलिमेंटल लेंथ ऑफ द वायर है। एलिमेंटल लेंथ वेक्टर ऑफ वायर है टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और r जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट है ओरिजिन एट द एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट with origin at the element location। ठीक है। जो एलिमेंट लिया है वहां पे ओरिजिन मान करके उस पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जो इस वायर है दैट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और जो ये पॉइंट है ये भी हमारा स्क्रीन के प्लेन में है। तो dl क्रॉस r का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई? What will be the direction of the dl cross r? Inside the dl screen. परपेंडिकुलर टू द प्लेन और हमसे दूर जाता हुआ। हाँ, हमसे दूर जाता हुआ अंदर की तरफ का डायरेक्शन हो जाएगा। ये db वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इस पॉइंट पे क्लियर? यस सर। Yes sir. और अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी भाई? db का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू dl साइन थीटा। इधर में थीटा ये एंगल दिखाया है हमने उस एलिमेंट के साथ उस पोजीशन वेक्टर का। और एक r ऊपर में आएगा नीचे के एक r से काट देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट दैट लोकेशन ना भाई। और डायरेक्शन के लिए इधर में इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अवे फ्रॉम यू। अगर एलिमेंट एज वेल एज पॉइंट ये दोनों स्क्रीन के प्लेन में है तो, है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो लाइन है ये dl और r वाले ये दोनों स्क्रीन के प्लेन में होंगे तभी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अंदर की तरफ का डायरेक्शन होगा। अगर ये dl हमारा जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे ले लेंगे तो dl क्रॉस r का डायरेक्शन बदल जाएगा ना। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं वो माने हैं
कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों स्क्रीन के प्लेन में है, उसके करेस्पॉन्डिंग डीबी का डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया है। किसी को इस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? प्लीज बता दीजिएगा। नो सर। एनीवन, कोई भी प्रॉब्लम किसी को आ रहा हो तो प्लीज अपने हैंड रेज दिखाए। हाँ आशुतोष बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? एक बार डायरेक्शन लेना वापस बता दीजिए कि हाँ, इसके लिए पहली चीज तो आपको दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलने वाला वेक्टर होता है, हाँ पूरे मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा, पहली चीज है ना। पूरा मैग्नेटिज्म का जो डिस्कशन है उसमें फ्रिक्वेंटली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हैं तो प्लीज एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। एक बार उसको आपको रिवीजन करना होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल करनी होंगी, क्योंकि पूरे मैग्नेटिज्म में फ्रीक्वेंटली क्रॉस प्रोडक्ट हमको यूज करना है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं इधर में बता दे रहा हूं कि अगर मान लो कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, both are in the plane of this screen and they are at an angle of theta with each other, तो a क्रॉस b का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a इंटू बी साइन थीटा से लिखते हो, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और ए क्रॉस बी से जो मिलने वाला वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन के लिए तरीका क्या होता है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट अपीयरिंग वेक्टर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है कि डीएल क्रॉस आर ही लिखना है, आर क्रॉस डीएल नहीं लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता ना। यस सर। यस हाँ, तो इसलिए आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है कि डीएल क्रॉस आर लिख रहा हूँ या आर क्रॉस डीएल लिख रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे वी क्रॉस आर लिखा है, ना कि आर क्रॉस वी लिखा है, तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ना करने के कारण आपको सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है कि किसका किससे क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में डेफिनेशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है वो इधर बताते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर का डायरेक्शन लिखने का तरीका होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट अपीयरिंग वेक्टर है, जैसे ए क्रॉस बी कहा है, तो फर्स्ट अपीयरिंग वेक्टर है ए, उसकी तरफ आपको अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को फैला के रखना है और अपनी हथेली को, पाम को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उंगलियां सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल हो सके। ठीक है ना। तो यस सर अंगूठा जिधर की तरफ खुलता है वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो जैसे तुम्हारा ए क्रॉस बी करना था, तो ऐसे एक ही तरफ उंगली को फैलाई, हाथ दिख रहा है मेरा क्या? हाँ सर यस सर। और ऐसे तुम्हारा ये बी है, पेन भी दिख रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर तो आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे तभी उंगली बी की तरफ घूमेगी, अंगूठा खुलेगा आपकी तरफ ना। यस सर यस सर। तो ए क्रॉस बी से जो मिलने वाला वेक्टर होगा जो इस फिगर के अकॉर्डिंग, वो उसका डायरेक्शन होगा इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर और आपकी तरफ। यानी कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ए क्रॉस बी का जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा, इट विल बी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप से लिखा जाएगा। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। यस सर ठीक है,
और दूसरी चीज जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है, वो भी ध्यान में रखनी है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है ना। यस सर। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की मोस्ट प्रोबेबली ध्यान में होगी, तो इसको आपको रखना है अपने ध्यान में। ठीक, साथ में Yes, sir. आपको ये भी मालूम है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सब के बीच एंगल 0 0 का है ना, और साइन 0 0 यस होता सर। है, तो ये सब यस जीरो सर। होते हैं, नल वेक्टर होता है ना। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है, और आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई I. होता है, और के क्रॉस आई J. ये आपका जे होता है। ठीक है, Yes. और एक इंफॉर्मेशन और लिख देते हैं यहाँ पे। अगर दो वेक्टर हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी जो कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप से लिखा जा रहा है, तो ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका डिटर्मिनेंट से लिखते हैं, जिसका फर्स्ट रो आप आई जे के लिए लिखते हैं, और सेकंड रो में जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वाला वेक्टर है उसमें आई जे के का मल्टीप्लायर होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड। और थर्ड रो जो डिटर्मिनेंट का है वो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेकंड अपियरिंग वेक्टर है उसमें आई जे के मल्टीप्लायर के लिए होता है, बी एक्स बी वाई बी जेड के लिए लिखते हैं। ठीक है ना भाई? Yes, sir. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको ध्यान में रखनी है, आगे जहाँ कुछ और प्रॉपर्टी आपको यूज करने के आएगा वहां पे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, बट इतना इंफॉर्मेशन तो ध्यान में होना ही चाहिए, एटलीस्ट डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन तो बहुत क्लियरली आपको ध्यान में रखना है। कैसे देते हैं? पहले वाले वेक्टर की तरफ दाहिने हाथ की उंगलियों को फैलाना होता है, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल्ड हो ऐसी आपको अपने हाथ को एडजस्ट करना होता है। ठीक है ना? Yes, sir. और अंगूठा जिधर की तरफ खुलता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है ना? और एक स्टेट इंफॉर्मेशन और आपको ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलने वाला वेक्टर होता है वो इंडिविजुअल दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको सबको याद ही होगा। यस सर। Yes, sir. Vector defined by cross product of two vectors is perpendicular to individual vectors।
है ना, उन इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो डिफाइन होने वाला वेक्टर होता है वो इंडिविजुअल दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई। यस सर। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपने ध्यान में रखनी है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिससे कि आप प्रॉपरली जो है वो इधर के प्रॉब्लम्स को वर्कआउट कर सकें। एक मिनट अटेंडेंस कर ले तो फिर बात करते हैं। जी। ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया कि किसी एलिमेंटल पार्ट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखना है। यस सर। चलिए, यस सर। अब जैसे मान लो कि तुमको ये दिया गया कि ये हमारा एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है इधर से इधर को, आई की करंट है, और आपको इसके इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, जो कि मान लो कि डीएल से आपने रिप्रेजेंट करा है, आपको इस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, और ये आपका आर पोजीशन पे है, एंड दिस एंगल इज फाई। लेट डीएल एंड आर बोथ आर इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन। डीएल एंड आर both are in plane of screen। दोनों स्क्रीन के प्लेन में है। तो इस पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आदित्य कुमार जहां बताओगे? आदित्य कुमार जहां। डायरेक्शन नहीं बताया तुमको, आवाज नहीं सुनाई दी तुम्हारी। भूमि सिन्हा, गुनगुन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओगे इस पॉइंट क्यू पे कि किधर की तरफ होगा? डीबी को लिखने का तरीका है, डीबी इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर, डिवीजन में आर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले केवल डायरेक्शन बताइए, फिर आगे पूछता हूँ। भूमि सिन्हा, गुनगुन, बोलो डायरेक्शन। इनटू द प्लेन कैसे चला गया बेटा? डीएल की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को फैलाओ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ठीक है, बट अंदर होगा कि बाहर होगा ये बताना है।
आउटवर्ड The perpendicular to the screen outward. ऐसे तुमको DL की Outward तरफ होगा सर। अपनी दाहिने हाथ की उंगली फैलानी है ना? ठीक है, हाथ दिख रहा है मेरा? अब मान लो तूने हाथ ऐसे रख दिया है, तो क्या उंगली आर की तरफ घूम रही है? नहीं ना। ऐसे रखी तो उंगली तो अंदर जा रही है ना प्लेन के, जबकि प्लेन में ही है, बाई तरफ है यार, तो उंगली नहीं घूमी। मान लो कि इधर ऐसे हाथ रख दिया तो उंगली तो दाहिनी तरफ घूमी, जबकि आर वेक्टर बाई तरफ है, तो उधर तो घूमा नहीं। बोलो, फाइनली जब अपने हाथ को ऐसे रखोगे आप, तब उंगली आपकी आर की तरफ घूम पाएगी। अंगूठा खुला किधर की तरफ? स्क्रीन के परपेंडिकुलर और आपकी तरफ ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड टुवर्ड्स यू। ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा इस फील्ड का, वो आप लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू DL साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे एंगल को फाई बोला है हमने, तो DL साइन फाई यहाँ पे ये फॉर्मूले में जो एंगल होता है, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड and the direction will be perpendicular to the screen and towards you. क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ भूमि बताइए, कुछ कहना चाह रही है क्या आप? ओके। माइक आपका काम नहीं कर रहा क्या? चलिए, अब आइए कुछ कंडीशनल केसेस के लिए फॉर्मूले बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट करेंगे स्ट्रेट वायर। हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट करेंग स्ट्रेट वायर। मान लीजिए कि आपको दिया गया कि ये एक स्ट्रेट वायर है, जिसमें कि करंट आई की फ्लो कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और एक ये पॉइंट है P, जो कि हमारे इस वायर के से D सेपरेशन पे है। हाँ?
डी सेपरेशन पे है और वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर के बारे में इंफॉर्मेशन बनानी है। तो बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि इस वायर में से एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा लिया, मान लो कि ये हमारा डीएल वेक्टर हो गया, ठीक है ना। और उस डी एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो एलिमेंट को ओरिजिन बना के पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करने के लिए आर यस से। सर। और Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको लिखनी है तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि डीवी जो होगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर। डिवीजन में आर क्यूब से लिखा जाएगा भाई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. यस सर। मान लो Yes. कि ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से इस वायर पे आपने डाला है उसके साथ ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा का बना रहा है। तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस थीटा। तो जो मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास बना कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। Yes, sir. यस सर। और ये इसको अगर हमको लिखना है तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। बोलो यस भाई, सर। ठीक। तो थोड़ा समझ नहीं आया वो पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये ऐसे एक लाइन खींच दो इस लाइन के पैरेलल, तो ये वाला एंगल जो होगा थीटा हो जाएगा ना। हाँ सर, आ तो गया। अब एंगल 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। यस सर। इसको मिटा दूं अब लाइन को, कोई हाँ सर। प्रॉब्लम तो नहीं? चलो। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। जरा डायरेक्शन के लिए देखा जाए तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या हो गया? अंदर की तरफ है Yes. डायरेक्शन, Yes, sir. ठीक। अब मान लो कि हम ये एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं तो उसके लिए जरा डायरेक्शन देखिए। यहाँ के लिए भी ये आपका आर होगा, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन वही अंदर की तरफ। यस सर। एलिमेंट कहीं भी लेंगे, हर के इन्फ्लुएंस में जो डायरेक्शन मिलेगा वो अंदर की तरफ ही मिलेगा। हाँ सर। यस सर। ट्राई Yes, sir. करके देखिए अपने हाथ से, प्लीज ट्राई करिए। आप लोग अपनी कॉपी पे ड्राइंग बनाए होंगे ना, कहीं भी एलिमेंट लेके देखिए क्या डायरेक्शन कहीं किसी दूसरे लोकेशन के एलिमेंट के लिए बदल रहा है क्या? नो सर। नहीं बदल रहा, ठीक है। तो आपको ये दिखा कि एलिमेंट आप कहीं भी लो, हर एक के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम। तो अगर हमको यहाँ पे टोटल फील्ड लिखना है ड्यू टू द होल वायर, तो ये जो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है इसी को अगर हम पूरे वायर के लिए सम कर दें यानी कि इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे चाहो तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी एलिमेंट ऑफ वायर is in
सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है, तो आपके पास बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन बनती है कि फील्ड अगर लिखना चाहते हैं तो वी कैन इंटीग्रेट द मैग्नीट्यूड, है ना। यस अब सर। ये मैग्नीट्यूड को हमको इंटीग्रेट करना है, तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हैं, हमको क्या दिख रहा है कि भाई ये तो डीएल के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन बोला जा रहा है, जबकि आर और थीटा ये दोनों वेरिएबल हैं। यस सर। तो Yes, sir. हमें पहले तो इसको वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी तो इंटीग्रेशन हो सकता है ना। Yes, sir. यस तो वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ से फिर से इसको मिला दिया और ये एंगल को डी थीटा कह दिया, ठीक है ना। और ये फिगर थोड़ा इधर में बड़ा बना देते हैं। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ये डीएल है, जिससे हमको फिगर थोड़ा समझ में आवे उसके लिए ये एंगल थीटा था और ये वाला एंगल डी थीटा है ना। केवल समझने के लिए हम ये बड़ा सा बनाए हैं, है ना। डी थीटा थीटा से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। डी थीटा इज वेरी स्मॉल, केवल समझने के लिए बनाया है बड़ा सा फिगर, है ना। ठीक है। यस सर। तो अगर हम sir. यहाँ से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें भाई, तो हम इस एंगल को थीटा कह सकते हैं क्या। हम्म, बोलो भाई, थीटा कह सकते हैं उसको। हाँ सर। हम्म, यस सर। और इस वाली लेंथ को लिखना है तो इसको हम लोग आर दी थीटा भी लिख सकते हैं। यस सर। क्योंकि ये तो तुम्हारा आर है, तो रेडियस यस इंटू सर। एंगल आर्क लेंथ लिखा जा सकता है। क्योंकि एंगल बहुत बहुत छोटा है, तो जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हम लोग आर्क मान सकते हैं। तो इस ट्रायंगल से यस आपको सर। क्या मिला कि डीएल कॉस थीटा को अगर लिखना है तो इसको आर दी थीटा लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो वो रिप्लेसमेंट यस यहाँ सर। कर देते हैं भाई। तो डीबी जो है वो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर डी थीटा डिवीजन में आर स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। एक यस सर। पावर ये अदर से हटा दिया तो डीबी का इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा अपॉन आर। अभी भी एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेशन के काबिल नहीं हुआ है, क्योंकि थीटा का फंक्शन आर का फंक्शन है और थीटा वेरिएबल है जिसके करस्पॉन्डिंग आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो ये वाले ट्रायंगल को आप देखो, ये वाला ट्रायंगल जो एलो से बना रहे हैं आप, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल से अगर आप लिखना चाहते हो तो आर को डी बाई कॉस थीटा लिख सकते हो क्या। यस सर। तो वो ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा, आपने कौन सा बोला। ये नीचे वाले फिगर में देखो, यस ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये डी है और ये थीटा है, तो आर को लिखना है तो डी बाई कॉस थीटा लिख सकते हो।
हाँ सर। तो आर का रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं डी बाई कॉस थीटा, तो डीबी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी थीटा डिवीजन में डी बाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा चला गया ऊपर। अब ये एक्सप्रेशन हमारा इंटीग्रेशन के काबिल बन गया है ना। देखो म्यू नॉट अपॉन Yes, 4 sir. पाई आई और डी ये सब कांस्टेंट है, एलिमेंट से इंडिपेंडेंट है ना। डी डी तो परपेंडिकुलर सेपरेशन है पॉइंट का फ्रॉम द वायर। Yes, sir. तो Yes, ये sir. तो एलिमेंट के पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो गया, दैट मीन्स कि इट इज ए कांस्टेंट। अगर मान लो कि इस कॉर्नर से इस पॉइंट को मिलाया और ये वाले एंगल को थीटा 2 का नाम दिया, और इस कॉर्नर से इस एंड को मिलाया और इस वाले एंगल को थीटा 1 का नाम दिया, तो पूरे वायर के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? -θ2 से +θ1। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए भाई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे -θ2 से θ1 के लिए, 0 से b के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हमारा बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, माइनस का θ2 से θ1 कॉस थीटा डी थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। Yes, sir. Yes, sir. और जब लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ना। तो किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जिसमें कि करंट आई की हो, डी सेपरेशन का पॉइंट हो जो कि वायर के बीच में कहीं पे है, इस तरीके से वो पॉइंट है कि दोनों एंड का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो θ1 और θ2 का है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 ना। ये हमारा वायर है जिसमें कि करंट आई की फ्लो कर रही है, ये पॉइंट हो गया जो कि डी सेपरेशन पे यहां से है, और दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये θ2 का है, और ये वाला एंगल θ1 का है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और डायरेक्शन ऑफ फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अवे फ्रॉम यू, यहाँ पे। ठीक है। Yes, sir. उसी तरीके से अगर ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होता इस साइड में, तो वहां पे फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलता परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन टुवर्ड्स यू। ठीक है। Yes, sir. आसानी से ये डायरेक्शन को देखने का तरीका क्या है कि स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जज करना है तो हमको क्या करना है कि उस वायर को अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़ना है। ठीक है। वायर को दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़ना है, अंगूठा करंट की तरफ रहना चाहिए, है ना।
अंगूठा जो है वो करंट की तरफ रहना चाहिए, तो उंगलियां जैसे जैसे उस वायर के अराउंड कर्ल होती हैं वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुम्हारा ये वायर हो गया, अब इसके अराउंड ऐसे अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हो, सेंटर एट द लोकेशन ऑफ द वायर, करंट अगर इस वायर में इधर की तरफ है तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे ऐसे, 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 इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वायर को बिना डरे हुए अपने दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए, करंट नहीं लगेगा। मान लीजिए अंगूठा आप करंट की तरफ रखना है ऐसे, और उंगली जैसे जैसे कर्ल होगी वैसे सर्कुलर लूप में होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होती है। ठीक है ना, और यही एक अकेला डिफरेंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा क्लोज लूप में होती है। ठीक है, यस सर। आपने बताया था ये ना तो कहीं से ओरिजिनेट होती है ना ही कहीं टर्मिनेट होती है, दे आर ऑलवेज इन क्लोज लूप। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए मालूम है कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक यस ना, सर। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज लूप। सिर्फ उसका कुछ भी होगा डिपेंडिंग ऑन की करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर सेफ डिपेंड करेगा। ठीक है, बट लूप हमेशा क्लोज बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। कभी भी न तो कहीं से ओरिजिनेट होंगी ना ही कहीं पे जाके फिनिश होंगी, टर्मिनेट होंगी। डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन ये क्लियर रहेगा, ध्यान में। यस सर। यस सर। ये तो सिचुएशन तब के लिए था भाई कि जब ये पॉइंट जो है वायर के बीच में कहीं पे था। अब मान लो कि ये जो पॉइंट होता ये हमारा वायर है ना, ये वायर है जिसमें करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है आई की, और ये पॉइंट कहीं हमारा यहाँ पे होता पी। तो अगर इस वायर पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उस परपेंडिकुलर के एक ही साइड में दोनों इंड पड़ेंगे, ये θ2 भी और ये θ1 भी। यस सर। ठीक है ना, ये आपका वायर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास इसी इंफॉर्मेशन में, इसी इंटीग्रेशन में ये -θ2 से θ1 का लिमिट क्यों डाला था, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा था दोनों इंड का वो इस परपेंडिकुलर से दोनों साइड में था, इसलिए एक तरफ का एंगल नेगेटिव दूसरे तरफ का पॉजिटिव आपने लिया। लेकिन इस केस में क्या होगा भाई, दोनों ही इंड जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये θ2 और θ1 एक ही साइड में है। हाँ सर। यस सर। लिमिट में जो आपका -θ2 लगा था वो θ2 होगा, और उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी क्या लिखी जाएगी, μ0/4πI/d sin θ1 minus sin θ2। sin θ1 - sin θ2 का। ठीक है ना, ऐसा अगर सिचुएशन Yes, sir. कहीं मिलता है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ क्लियर। Yes, sir. अच्छा।
अब कंडीशनल केस, केस नंबर 1, point on perpendicular bisector, point on परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए ना, ठीक है। ये पॉइंट हमारा P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो जाएगा, तो दोनों एंड से जो मिलाने वाली लाइन है उसका एंगल तो सेम रहेगा ना। Yes, sir. यस सर। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट हो जाएगा। उसी में थीटा नॉट थीटा 1 के लिए भी और थीटा 2 के लिए भी रख दिया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोजीशन होगा तो वहां पे डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला हो जाता है दैट यू कैन यूज म्यू नॉट आई साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 2πd। हाँ सर। ठीक है। केस टू, infinitely long wire, वायर हमारा बहुत लंबा है मान लो, है ना। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा। Yes, अगर ये sir. वायर बहुत लंबा है तो इस एंड से जो है दूसरे एंड को मिलाओगे तो वो एंगल भी 90 का होगा, और इधर वाले एंड को मिलाओगे तो भी ये एंगल 90 का होगा, होगा ना। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो। हाँ सर। Yes, sir. तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 2πd। ठीक है ना। यस सर। यस। Yes, sir. जब कभी भी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कहा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट ए सेपरेशन d फ्रॉम द वायर को लिखने का ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। infinitely long wire, but point in front of an end। पॉइंट जो है किसी एक एंड के सामने हो, ठीक है। ये कंडीशन है, जब लिखा जाएगा प्रॉब्लम में या फिगर में दिया रहेगा तभी ये आप यूज करिएगा जो अभी वाला केस बन रहा है, ठीक है। अगर केवल इन्फिनिटली लॉन्ग बोला गया है तो आप पॉइंट को बीच में ही मान करके यानी कि ये फॉर्मूले से ही फील्ड लिखेंगे, ठीक है ना। जब स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में कहा गया होगा या दिया गया रहेगा कि पॉइंट एक एंड के सामने है, तब आप ये जो फॉर्मूला अभी मिलेगा वो आप यूज करोगे, ठीक है ना। यस सर। जैसे ये वायर हो गया बहुत लंबा है लेकिन ये इस एंड के सामने ही है ये पॉइंट। कभी कभी इसको क्वेश्चन में सेमी इनफाइनाइट कर देता है ना। बट सेमी इनफाइनाइट कोई रियल टर्म नहीं है, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं। तो एक इंच से मिलाओगे तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 0, 0. Yes, sir. यस। और थीटा 1 π/2 हो जाएगा। तो जो Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई डी हो 4 जाएगा। पाई। सर जी बोलिए। थीटा टू 0 कैसे हुआ? ये इसी इन के सामने है ये पॉइंट ना, तो ये परपेंडिकुलर के साथ उस इंड को मिलाने वाली लाइन का ये एंगल है ना थीटा टू, यस सर। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यस सर, अब समझ और गया। दूसरे वाले इंड के लिए ये तो बहुत बड़ा है, उधर इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये एंगल पाई बाई 2 का हो गया। ठीक है ना? यस सर। तो इंफिनिटली लॉन्ग वायर लेकिन पॉइंट को एक इंड के सामने कह देगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और वहां से आप निकालोगे फॉर्मूला जो आपको मिलता है ये। इन ऑल द केसेस जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है उसको लिखने का सेम इंफॉर्मेशन है जो बताया आपको कि अंगूठा करंट की तरफ रख के दाहिने हाथ की उंगलियों से वायर को पकड़ लीजिए। ठीक है ना? जैसे जैसे उंगलियां आपकी कर्ल हो रहेंगी अराउंड द वायर, वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यस Yes, sir. ठीक है? जैसे मान लो कि ये वायर है, इसमें करंट तुम्हारी इधर की तरफ फ्लो कर रही है, अब इसकी वजह से फील्ड दिखाना है, तो यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। आगे इधर में वायर में इधर में पॉइंट आएगा ऊपर, इधर स्क्रीन के ऊपर इधर, तो नीचे की तरफ होगा स्क्रीन के उधर ऊपर की तरफ होगा, है ना? ऐसे अगर सर्कुलर लूप बनाते हो इस वायर के अराउंड, तो इधर में फील्ड ऐसे, इधर में फील्ड ऐसे, इधर में फील्ड ऐसे, ठीक है ना? इधर में फील्ड ऐसे, ये हर जगह पे फील्ड के डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ठीक है क्या? यस Yes, sir. राइट हैंड को यूज करना है, अंगूठा करंट की तरफ रखना है और उंगलियां घुमा देनी है वायर के अराउंड। जैसे जैसे उंगली घूमेगी वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ईच एंड एवरी प्लेस। ठीक है? Yes, sir. अब जैसे मान लो इस पे बेस आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्क्वायर है, एज लेंथ का स्क्वायर है, और इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, और इसके सेंटर पे तुमको फील्ड बतानी है कि व्हाट विल बी द फील्ड एट द सेंटर। तो पहली चीज तो आपको दिख जाएगी कि perpendicular inside, हैं? perpendicular to the plane inside. हाँ, फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। तो पहली चीज तो आपको ये दिख जाएगी कि अंदर हर एक वायर के कारण जो है फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है ना? यस सर, अंदर ये बाएं वाले वायर के कारण भी अंदर, ऊपर वाले वायर के कारण भी अंदर, इधर वाले वायर के कारण भी अंदर, इधर वाले वायर के कारण भी अंदर, सबके कारण अंदर अंदर है। यस सर। हाँ सर। और हर एक वायर की वजह से फील्ड बराबर बराबर भी होगी भाई। हाँ सर, हाँ सेम एंगल बनाएगा थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर को लिखने का फॉर्मूला है म्यू नॉट म्यू नॉट बाई 4 I- पाई, म्यू 4 नॉट पाई आई अपॉन 2 पाई डी साइन थीटा नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो किसी भी वायर के लिए अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो है, यस सर। तो ये आपका Yes, sir. फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। यस सर, म्यू नॉट आई 1 बाई एक वायर के कारण जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और
A. डी की जगह पे a/2 हो जाएगा, Yes sir. Yes, sir. और स्क्वायर है तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, आपको मालूम है। हाँ सर। Yes, sir. तो एक वायर के कारण फील्ड जो है वो आपको पता हो गया कि ये क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट You know आई I डिवाइडेड बाई रूट pi 2 पाई ए, है ना। Yes, ये sir. तो एक वायर के कारण हुआ, और चारों वायर के कारण बराबर बराबर भी होगा। यस सर। yes sir और same direction में Yes, होगा sir. अंदर भी होगा। हाँ, तो V जो नेट होगी वो नेट फील्ड क्या होगी, इसी एक के Four कारण जो म्यू आपने नॉट फील्ड I। निकाला है उसका 4 गुना हो जाएगा भाई ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes sir. तो ये हो जाएगा आपका 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए, A. pi A। ठीक है ना। तो ये हमारा Yes, sir. स्क्वायर अगर लूप है जिसका एज लेंथ ए का है, जिसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो इट विल बी गिवन बाय 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है भाई। Yes, sir. एक चीज इंफॉर्मेशन के रूप में अभी बता दे रहे हैं, आगे इसको प्रूव कर देंगे। अगर जो पॉइंट है वो पॉइंट वायर के साथ इंटरसेक्टिंग होगा, तो at that location magnetic field due to the wire is 0. If point is intersecting with wire, ठीक है, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 का होगा। ये चीज अभी फिलहाल आप एक इंफॉर्मेशन के रूप में अपने ध्यान में रखिए, हैं। आगे इसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। और इसको ध्यान में रखने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इधर से आपको क्या दिख रहा है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करो तो आपको दिख रहा है कि डी की वैल्यू 0 होने पे फील्ड इंफिनिटी हो जानी चाहिए, हाँ। Yes sir। Yes, sir. लेकिन ऐसा होता नहीं है। वायर के अंदर में फील्ड कैसे बदलेगा वो हम बाद में, बायोट सेवर्ट लॉ से वो नहीं बनता है। वो बाद में जब हम आपको एम्पियर लॉ बताएंगे तो वहां पे आप वो बताएंगे कि कैसे हम ये 0 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, ये वायर था, अब पॉइंट यहाँ पे अगर फील्ड पूछ देता है कोई आपसे कि यहाँ पे फील्ड क्या होगा, तो इट विल बी 0, इंटरसेक्टिंग है ना। सिर्फ उसी पॉइंट के कारण या पूरा वायर के कारण? पूरे वायर के कारण उस पॉइंट पे फील्ड, Yes sir। पूरे वायर के कारण उस पॉइंट पे जो फील्ड होगा दैट विल बी 0। अगर पॉइंट इंटरसेक्टिंग है वायर को, तो उस स्ट्रेट वायर के कारण उस पॉइंट पे जो फील्ड होगी दैट विल बी 0। और सर अगर बहुत पास रहेगा तो तो बहुत पास बायोट्स लॉ रहेगा वैलिड? तो बहुत बड़ा रहेगा, जितना पास रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, Yes ठीक है sir, ना। लेकिन उसके बायोट्स लॉ वैलिड होगा? हाँ बायोट्स लॉ फिर वैलिड होगा अगर पास हाँ, चाहे? वो वायर के बाहर का कोई भी पॉइंट है तो वहां के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन वायर का इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया, यानी कि उसके अंदर का पॉइंट हो गया, तो वहां के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है।
वायर के अंदर Yes. का फॉर्मूला आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ जब बता लेंगे तो ठीक है। Yes, sir. अभी इसको Yes, sir. एज ए इंफॉर्मेशन आप अपने ध्यान में रखिए कि कहीं अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे फील्ड 0 होता है, ठीक है। यस Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसको। Sir. Thank you, जी sir. थैंक यू सर ओके बेटा। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से डाउट है सर। दो सर सिर्फ बता दीजिएगा सर, थोड़ा कैसे करेंगे। हाँ बताइए क्या डाउट है। सर दो कैपेसिटर दिया हुआ है सर, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस भी है और एक बैटरी भी है, और एक कैपेसिटर के बारे में दिया है कि वो स्टेडी स्टेट में, और दूसरा के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो फिर सर वहाँ पे अगर क्या कहते हैं किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे सर, तो मतलब लगा दे या लगा देंगे तो सर दो वेरिएबल आएगा और एक ही इक्वेशन आएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे सर। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं ये अपलोड कर लूँ फिर आपकी समस्या सुनो। सत्रह तारीख, अरे कहाँ चला गया। सर 18 डेट है आज की अच्छा 3 है। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो। ये सर दो पैरेलल कैपेसिटर है, एक स्टेडी एक स्टेट में मिनट है। एक फिगर तो बनाने दो तब तो समझ में आएगा। ये दो पैरेलल कैपेसिटर बना दिया, आप बोलो। एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। कहाँ पे जोड़े बैटरी रेजिस्टेंस। सर नीचे सर दोनों पैरेलल है, तो एक बीच से निकाल के तार। इनके बीच में एक बैटरी लगा दे और ये एक रेजिस्टेंस लगा दे ऐसे। हाँ सर। सर मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ भेजो यस सर, भेज देते हैं। भेजो। यस सर, भेज दिया। कहाँ है। तो व्हाट्सएप पे भेजा है, में टाइम लगता है बहुत। अच्छा व्हाट्सएप पे। सर टीम्स पे भेज दिया मैंने। मीटिंग चैट में नहीं है सर, मतलब अलग रिप्लाई में है। कोई बात नहीं, ये तो व्हाट्सएप पे आ गया। ये प्रॉब्लम है ना आपका। यस सर। ठीक है, तो इसमें आपको चार्ज चाहिए था ना कि कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना है 3 माइक्रो फैराड वाले पे।
तो आप इसको करने के लिए हाँ सर। आपको मालूम है कि स्टेडी स्टेट है, तो जो भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगी वही यहाँ भी होगी, क्योंकि कैपेसिटर वाले आर्म में करंट होगी नहीं। तो आप इस लूप में घूम हाँ जाइए। सर। तो 2 वोल्ट का गेन मिला, यहाँ से आई आर का I/1 का लॉस हुआ, यहाँ पे 1 वोल्ट का लॉस हुआ, यहाँ पे 2I का लॉस हुआ, दैट इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू तुमको मिल गई 1/3 एम्पियर की। ठीक है, सर हाँ जी बोलो। लेकिन 2 माइक्रोफराडे कैपेसिटर में ये थोड़ी दिया है कि वो भी स्टेडी स्टेट में है अरे दोनों स्टेडी स्टेट में है। सर, लेकिन तो उसमें मतलब 3 पे लिखा हुआ है। क्या 3 पे लिखा है? 3 दोनों ही माइक्रोफराडे। जाएंगे, एक ही साथ जाएंगे स्टेडी स्टेट में। ऐसा क्यों सर? हाँ? आपको कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड का जो कैपेसिटर है वो केवल स्टेडी स्टेट में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तब दोनों स्टेडी स्टेट में जाएंगे। ठीक है, एक सर साथ ही जाएंगे दोनों। लेकिन सर करंट तो डिफरेंट रहेगा ना, तो तो सेम उससे कैसे क्या, जाएगा? करंट डिफरेंस से क्या मतलब है? इन दोनों का इफेक्टिव बैटरी का जब रिप्रेजेंटेशन करोगे तो स्टेडी स्टेट तभी आएगी, स्टेडी स्टेट तभी आएगा जब आपका जो है ये पर्टिकुलर दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो फुली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, यस सर, लेकिन जब हेलो, सर सेम करंट रहता तब सेम बस ये रूम में है, आ रहा है। हाँ हाँ ऊपर, हाँ स्टूडियो में, बस आ रहा है। तो ठीक है, तो ये 1/3 एम्पियर हो गया। ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, तो 3 माइक्रो फराड पे कैपेसिटर चार्ज पता हो जाएगा। ठीक है सर हाँ जी। सर आज मेरा ना फिजिक्स का टेस्ट था स्कूल में। अच्छा, कैसा करी है? सर आंसर्स तो सारे आते थे, लेकिन आंसर आ भी गए थे, लेकिन ना उनको एक्सप्लेन करके उसमें मतलब था कुछ क्वेश्चंस थे उसमें डाउट है, तो मैं भेजूं आपके पास में? अभी नहीं, अब कल 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 भी है क्लास, यस कल सर। पूछिएगा। ओके सर, कल 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 भी है पूछूंगी। क्लास आपकी। आज ओके। की